अब फोकस करेंगे द मिलेनकोविच साइकिल पे, तो यहाँ पर अपना फोकस रखना, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मिलेनकोविच साइकिल इज। साथ हो ना मेरे? ओके, वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले मिलेनकोविच जो साइकिल थी ना, इट वॉज गिवन बाय द सर्बियन जियोफिजिसिस्ट, ठीक है। ही वॉज मिलुटिन मिलेनकोविक, ठीक है, मिलुटिन मिलेनकोविक। तो यू विल रिमेंबर दिस नेम, यस और नो? इस नेम को रिमेंबर रखोगे, मिलुटिन मिलेनकोविक, नाम में ही है मिलेनकोविच साइकिल। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्या है कि हमने अभी तक देखो दो तीन चीज़ों की बातें हमने की हैं। हमने अभी तक बात की है द मेजर मोमेंट्स, ठीक है। हमने मेजर मोमेंट्स में किन दो चीज़ों की बात करी? वी टॉक्ड अबाउट द रोटेशन एंड देयर वाज रिवोल्यूशन, ये दो मेजर मोमेंट्स हैं। अदर देन दिस व्हाट हैव वी टॉक्ड अबाउट? कि यार जो हमने देखा कि जो रोटेशन है ना, ठीक है, वो प्रॉपरली अपने एक्सिस पर नहीं, इट इज मोर ऑफ ए वोबल इफेक्ट, है ना, वैसे कर रहा है। इसको हमने क्या नाम दिया? दिस वाज द एक्सियल प्रिसिशन, ठीक है, जो वोबल इफेक्ट हो रहा है। तो ये भी एक काइंड ऑफ मूवमेंट ही है, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमने रेवोल्यूशन में बात की, ठीक है, कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिक ऑर्बिट है, ठीक है, बट वो 100% बिल्कुल स्टैटिक ऑर्बिट नहीं है, उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी सब क्या है? ये कि क्या है? छोटी छोटी मूवमेंट्स है। अब देखो व्हाट इज हैपनिंग, द कलेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द अर्थ्स मूवमेंट, कि जो हमारी अर्थ है ना, ठीक है, अर्थ की जो हमारी मूवमेंट्स हैं उसमें कुछ छोटे छोटे क्या हो रहे हैं? चेंजेस होने लग रहे हैं, ठीक है। उन चेंजेस के कलेक्टिव इफेक्ट्स, उन सब के छोटे छोटे जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, उन सबको जब हमने एक कलेक्टिव वे में देखा तो हमने ये पाया कि उनका हमारे क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। किसके क्लाइमेट के ऊपर? द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नाउ ये जो मूवमेंट्स हो रही है ना, जो छोटी वाली जो मूवमेंट्स है, इनका जो स्केल है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है। वो छोटे छोटे चेंजेस, ठीक है, combined for so many years, now they will be having impact on the earth's climate. This is known as the Milankovitch cycle. Before him there was James Kroll as well, ठीक है। now James Kroll की स्टडीज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव और रिफाइन करके इट वॉज गिवन बाय मिलेनकोविक, ठीक है। तो रिमेंबर दीज टू नेम्स, जेम्स क्रोल एंड मिलेनकोविक, दे आर रिलेटेड विद द स्मॉल चेंजेस which are occurring in the earth's movement and उनका combined effect on the climate over thousands of years, ठीक है। किस किस चीज में वेरिएशंस आ रही हैं? एसेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट एंड प्रिसिशन, ठीक है। एक बार इन तीनों वर्ड्स को याद रख लो, बिकॉज क्वेश्चन इन पर ही डायरेक्ट आएगा। आपसे ये थोड़ा ना पूछेंगे कि मिलेनकोविच साइकिल क्या मिलेनकोविक ने दी थी? ऑफकोर्स उन्हीं ने दी थी, ठीक है। तो वेरिएशंस किस किस चीज में आ रहे हैं? एसेंट्रिसिटी वर्ड को याद रखो, एक्सियल टिल्ट के अंदर और एक्सियल प्रेसिशन के अंदर। अब इन सभी के अंदर जो वेरिएशंस आएंगी, जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उनका कंबाइंड इम्पैक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ पे जो सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, ठीक है, जो सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है उस चीज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। उसमें क्या आ रही है? देयर आर वेरिएशंस, ठीक है। तो व्हाट इज मिलेनकोविच सेइंग? ही इज सेइंग कि भाई एसेंट्रिसिटी की वजह से, एक्सियल टिल्ट की वजह से और प्रिसीजन में वेरिएशंस की वजह से अर्थ के ऊपर जो सोलर रेडिएशन आती है ना, उस सोलर रेडिएशन में वेरिएशंस आने लग रही हैं, ठीक है। और जो सोलर रेडिएशन में जो वेरिएशंस आएंगी किस पर इंपैक्ट जाएगा? ऑफ कोर्स क्लाइमेट पर इंपैक्ट जाएगा। दिस इज नोन एज व्हाट? द मिलेनकोविच साइकिल। बिल्कुल स्मॉल और बिल्कुल क्लियर कट है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने का नहीं है। अब मिलेनकोविक साइकिल के अंदर जो ये तीन मेजर टर्म्स हैं, इसमें से हमने एक्सियल प्रेसिजन के बारे में पहले ही बात कर लिया, द वोबल इफेक्ट, ठीक है, उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली, ठीक है। एसेंट्रिसिटी के बारे में और एक्सियल टिल्ट के बारे में एक एक लाइंस देख लेते हैं सो दैट वी हैव मोर आइडिया अबाउट इट। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। एसेंट्रिसिटी बेसिकली हमारा जो इलिप्टिक ऑर्बिट है, हमारा क्या है? इलिप्टिक ऑर्बिट है। स्टार्टिंग में ये ऐसे सर्कुलर होता था, ठीक है, धीरे धीरे ये ऐसे हुआ, इट वेंट लाइक दिस एंड इट वेंट लाइक दिस।
अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो कैन यू सी दैट इट इज बीइंग चेंज। पहले अगर जो अर्थ सन के आसपास रोटेट करती तो इक्वल डिस्टेंस था, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होने थे। बट व्हेन द अर्थ इस सर्कुलर पोजीशन से, इस सर्कुलर पोजीशन से व्हेन द अर्थ मूव टुवर्ड्स द मोर ऑफ दिस ऑर्बिट, तो ये क्या हो गया, हमारे इंसोलेशन पर इंपैक्ट होगा, सन रेज कितनी रिसीव होंगी इस पर इंपैक्ट होगा। दिस इज एसेंट्रिसिटी, ठीक है। दिस एसेंट्रिसिटी इट बेसिकली हैपन्स ओवर 1 लाख ईयर्स में, ये छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, बिल्कुल माइन्यूट चेंजेस। और हमारा जो ऑर्बिट है ना, वो पहले मोर सर्कुलर से अब क्या हो गया है, इट इज मोर इलिप्टिकल। दिस इज एसेंट्रिसिटी। इसकी वजह से किस पर इंपैक्ट आता है, अर्थ के ऊपर कितनी सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, इट मींस इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन रिसीव। तो एसेंट्रिसिटी की वजह से, पहली बात तो रुको थोड़ा सा, पहले बताओ एसेंट्रिसिटी होता क्या है, कि हमारा ऑर्बिट ज्यादा सर्कुलर से ज्यादा इलिप्टिकल बन रहा है, इस चीज को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये चेंजेस कितने टाइम पीरियड पर होते हैं, ओवर 1 लाख ईयर्स के टाइम पीरियड पर होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस, हमारी अर्थ के ऊपर जो इंसोलेशन है उस पर इंपैक्ट आता है। समझ गए, देखो बोला था सिंपल है। सेकंड इज द ओब्लिक्विटी, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, और द एक्सियल टिल्ट, ठीक है। बेस तो पता ही है ना, बेस में तो कोई इशू है ही नहीं अब तुम्हें। बेस क्या है कि ये अर्थ है और ये अर्थ का, दिस इज द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द रोटेशनल एक्सिस। नॉर्मल कहानी क्या है कि अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ठीक है। वो वोबल वाले को हटाओ, उन सब चीज़ों को। सेकंड, वोबल करेगी तो ये पूरा का पूरा जो एक्सिस है ये अभी पोलरिस की साइड करता है डायरेक्ट हमको, बाद में ये वेगा की तरफ डायरेक्ट करेगा, ये हमको पता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था, इट वॉज द ऑर्बिटल प्रिसिशन, ये हम पहले देख चुके हैं एक्सियल प्रिसिशन वाले में, ठीक है। एक्सियल टिल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। अब मेरे को कैन यू टेल मी विच वन इज द ऑर्बिटल प्लेन, ये क्या मैंने ड्रॉ करा है, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन, यस और नो, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन, ओके। बिल्कुल प्रॉपर क्लास की तरह यार सोचा करो कि समवन इज टेलिंग यू थिंग्स, ध्यान से सुने, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। ये ऑर्बिटल प्लेन है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नॉर्मल कहाँ है ऑर्बिटल प्लेन की, वो चलो मान लो ये है, ठीक है। अब हमारी अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है वो कितने डिग्री, 23.5 डिग्री एक्सियल टिल्ट है, यस और नो, ये वाला, ठीक है। दिस वन इज द एक्सियल टिल्ट। अब पता है क्या हो रहा है, कभी तो ये एक्सियल टिल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कभी ये एक्सियल टिल्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। एक चीज़ नोटिस करी, अभी कितना है, इट इज़ 23.5, कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मतलब 24.5 हो जाएगा, समटाइम्स इट बिकम्स 24.5 डिग्री, ठीक है। और कभी कभी ये कम हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बिकम 22.5 डिग्री। मेरी बात समझ में आई। अब तुम्हें अगर याद हो कि टिल्ट की वजह से क्या हो रहा था, देयर वॉज सीजन्स, टिल्ट की वजह से सीजन्स कोज हो रहे थे, दिस इज द नंबर वन एस्पेक्ट। सेकंड, सीजन्स मतलब हमारी अर्थ पे कितनी इंसोलेशन आएगी, कितनी इंसोलेशन आएगी। अब सोच के देखो, अर्थ अगर ज़्यादा टिल्ट हो जाएगी तो ज़्यादा एरिया में, ठीक है, इट विल बी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डे लाइट रहेगी, बिकॉज इट विल बी टूवर्ड्स द सन। ये बात अगर समझ में आ गई तो आपने पूरा का पूरा लेक्चर ना बड़े ध्यान से सुना, इट मीन्स दैट, ठीक है। तो हमारा जो एक्सियल टिल्ट है ना उसमें भी कुछ चेंजेस आते रहते हैं, एंड दीज चेंजेस हैपन ओवर द पीरियड ऑफ 41,000 ईयर्स, ठीक है। अब मुझे तीनों का पीरियड बताओ। एक्सियल टिल्ट का जो चेंज है, ठीक है, समवेयर अराउंड 22.1 डिग्री तक भी जा सकता है, 24.5 डिग्री तक भी जा सकता है। अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 23.5 डिग्री। ये होता है 41,000 ईयर्स में। ये जो चेंजेस हो रहे हैं पूरे की पूरी साइकिल ऐसे करके वापस उसी पॉइंट पर आएगा,
तो ये सब किस में चल रहा है, 41,000 ईयर्स। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल इम्पैक्ट द इंसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि कितनी सनलाइट रिसीव हो रही है और वो अर्थ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर ये ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा तो ज़्यादा एरिया को इट विल गेट मोर सनलाइट व्हेन इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। एक्सियल टिल्ट का पीरियड है अराउंड 41,000 ईयर्स अप्रोक्स। एसेंट्रिसिटी में जो चेंजेस होते हैं, यानी जो अर्थ के ऑर्बिट में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसका टाइम पीरियड है 1,00,000 ईयर, और यू कैन से 100,000 ईयर्स। तो 41,000 एक्सियल टिल्ट, 100,000 एसेंट्रिसिटी। नाउ एक्सियल प्रिसिशन, इसका हमने बात की थी, इट हैपन्स इन 26,000 ईयर्स में साइकिल शिफ्ट होती है, जब हमारा जो पोल स्टार है वो पोलरिस से चेंज होकर इट विल बिकम वेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। तो दीज आर द थ्री थिंग्स, एसेंट्रिसिटी, ओब्लिक्विटी और प्रिसिशन, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, दे क्रिएट द मिलेनकोविच साइकिल, ठीक है। जब ये ओवरलैप हो जाएंगे तीनों, एक इतने टाइम तक हुआ, एक 26,000 ईयर्स तक, एक 41,000 ईयर्स तक, और एक होगा कब तक, इट विल बी फॉर 100,000 ईयर्स। फिर उसके बाद इट विल बी ये 26,000 ईयर्स, ये 41,000 ईयर्स, ये 100,000 ईयर्स, फिर ये वापस होगा, ये होगा। देयर विल बी ए टाइम जब जिस टाइम पर ये तीनों होंगे, मैक्सिमम इम्पैक्ट उस टाइम पर आएगा, मैक्सिमम इम्पैक्ट उस टाइम पर आएगा। वाई वी कॉल इट अ साइकिल, दीज थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है, दीज थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग। समझ गए, ओके, समझ में आएगा। मिलुटिन मिलेनकोविक का नाम याद रखोगे, जेम्स क्रोल का नाम याद रखोगे, ठीक है, और जितनी हमने इसमें चीजें डिस्कस करी, यू विल कीप दोज थिंग्स इन माइंड। हो सके तो इस एसेंट्रिसिटी के डायग्राम को भी लर्न रखना। एसेंट्रिसिटी विल बी 0 व्हेन द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्बिट थोड़ा सा ऐसे इलोंगेटेड इलिप्टिक बनता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो E विल बी इक्वल टू 0.9, ये ऑर्बिट इलिप्टिकल होगा, और E अगर 0 हो जाएगा तो द ऑर्बिट विल बी सर्कुलर। सिंपल सी बात है। तो कीप दिस पर्टिकुलर डायग्राम इन योर माइंड, ठीक है। अगर ये यूज हो जाता है तो प्लीज यूज इट टू आंसर द क्वेश्चन। ये हो गया भाई अपना मिलेनकोविच साइकिल कंप्लीट, ठीक है। नाउ वी विल मूव अहेड एंड लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मोर इंटरेस्टिंग वन, विच इज द इक्लिप्स, ठीक है। अब लगेगा ग्रहण। नाउ वी हैव सम आइडिया बाय विद द वर्ड एक्लिप्स, ठीक है। ये वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है बिकॉज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जहां पर एक सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सेलेस्टियल जो बॉडी होगी वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से आ रही लाइट को, ठीक है, दे विल ब्लॉक दैट लाइट, ठीक है। दिस इज दी, मान लो ये अर्थ है, तो ये बीच में कौन आया है, मून आया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मून यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज दी अर्थ विच इज इन बिटवीन, एंड जो सन से रेज आ रही हैं अर्थ उसको ब्लॉक कर ले, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों किस चीज के केसेस हैं, दीज आर द टू केसेस फॉर एक्लिप्स, ठीक है। तो ये वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जहां पर एक सेलेस्टियल बॉडी से आ रही लाइट इज ब्लॉक्ड बाय अनदर सेलेस्टियल बॉडी एंड इट डज नॉट रीच द थर्ड वन, ठीक है। बट ये जो लाइट को ब्लॉक किया जाता है, बेसिक सी बात है, दिस इज टेम्पररली ब्लॉक्ड और ऑब्स्क्योर्ड, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट थिंग जो तुम याद रखोगे दैट इज दिस टर्म सिजिजी। क्या बोलते हैं इसको, सिजिजी, ओके। इट इज द अलाइनमेंट ऑफ 3 सेलेस्टियल बॉडीज। सिजिजी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, यूनियन होता है, मिलना। तो यहां पर अर्थ, मून एंड द सन, दे ऑल आर लाइंग इन वन सिंगल यूनिफॉर्म लाइन, ठीक है, दे ऑल आर लाइंग ऑन वन सिंगल यूनिफॉर्म लाइन। सेम इज द केस ऑफ दिस, ठीक है। तो जब एक्लिप्स होगा तो उस टाइम पर क्या पोजीशन है, इट इज द पोजीशन ऑफ सिजिजी।
इट मीन्स तीन सेलेस्टियल बॉडीज जब भी एक लाइन में आ जाएंगी, ठीक है, दैट पोजिशन, ठीक है, दैट पोजिशन इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सिजिजी। समझ में आ गया? अच्छा, इस सिजिजी की वजह से, ठीक है, हम आने वाले चैप्टर्स में व्हेन विल डिस्कस अबाउट वाटर की मूवमेंट्स एंड विल डिस्कस अबाउट द टाइड्स, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि जब ऐसा होता है व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन और द मून इज इन बिटवीन, ठीक है, अर्थ के ऊपर स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। कौन सी टाइड्स आती हैं? स्प्रिंग टाइड्स। दे आर वेरी हाई टाइड्स, दे आर वेरी हाई टाइड्स, बिकॉज जब भी ऐसे सिजिजी की पोजीशन होती है, ध्यान देना थोड़ा सा, उस टाइम पर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, किस किस का? मून एंड सन का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं कंबाइन, फाइन। और जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो जो नॉर्मल टाइड्स में वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है, टाइड्स में वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है, जब ये दोनों ग्रेविटेशनल पुल इन दोनों बॉडीज के एक साथ हो जाते हैं तो ज्यादा पुल लगेगा, तो वाटर विल राइज टू ग्रेटर हाइट, ठीक है। और ये थोड़ी सी ज्यादा हाइट पे जब वाटर ऐसे राइज करता है, ठीक है, व्हेन द वाटर इज राइजिंग टू ग्रेट हाइट मोर देन द नॉर्मल टाइड, तो दोज टाइड्स आर नोन एज द स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। सोच के देखो कि ऐसे स्प्रिंग की तरह ये ऊपर पानी ज्यादा जंप करेगा। ज्यादा जंप कब करेगा? जब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन आर टुगेदर, ठीक है, उस टाइम पे ज्यादा हाई टाइड्स आएंगे। दोज हाई टाइड्स आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं मेरे भाई? कब आते हैं स्प्रिंग टाइड्स? दे कम व्हेन देयर इज यूनियन ऑफ थ्री सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, ताकि दो सेलेस्टियल बॉडीज उस वाटर को एक साथ पुल कर सके, ठीक है, उस वाटर को एक साथ पुल कर सके, ठीक है। तो वो हम टाइड्स वगैरह में इस चीज को डिस्कस करेंगे कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल, इन सब का क्या रिलेशन होता है अलोंग विद द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। बट अलाइनमेंट को याद रखना कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं। दिस इज नोन एज द सिजिजी पोजीशन, ठीक है। दूसरी चीज, ये दोनों सिजिजी पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि तीन सेलेस्टियल बॉडीज एक साथ एक लाइन में आई हुई है, तो चाहे मून बीच में हो या अर्थ बीच में हो, बोथ विल बी सिजिजी पोजीशंस। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग जो इसमें है हमारे पास, दैट इज व्हाट, इट इज द सोलर एक्लिप्स, ठीक है, सोलर एक्लिप्स। नाउ इन हिंदी इट इज नोन एज द सूर्य ग्रहण, ठीक है। क्या होगा? द मून विल कम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इस डायग्राम में आइडेंटिफाई करो, द मून विल कम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। दिस पर्टिकुलर इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ सोलर एक्लिप्स, ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ सोलर एक्लिप्स। व्हाट विल हैपन कि व्हेन दिस थिंग इज हैपनिंग, तो जो सन से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, जो सन से जो रेज आ रही हैं, दे वोंट रीच द अर्थ। तो मून बेसिकली कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए सन को क्या कर देता है? सन की रेज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, एंड दे डोंट रीच द अर्थ। और मून की जो शेडो होती है वो अर्थ पर आती है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, द सोलर एक्लिप्स। पूरा देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। सोलर एक्लिप्स की बेसिक चीज तो समझ में आ गई ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मून बीच में आएगा, उसको सोलर एक्लिप्स बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण हुआ है, ठीक है, सूर्य का ग्रहण, ऐसे करके इसको सोच के देखो, तो बीच में कौन आया होगा? इट इज द मून विच इज कमिंग इन बिटवीन। द मून्स शेडो हमने बात कर ली, इट फॉल्स ऑन द अर्थ, ठीक है, वो बीच में है, इधर से लाइट आने लग रही है तो इसकी शेडो अर्थ के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है। इट हैपन्स ऑन द न्यू मून डे। न्यू मून डे वगैरह इन वर्ड्स को भी अभी देखते हैं, अभी के लिए बस इतना समझो, न्यू मून कौन सा डे होगा? ठीक है, मून की स्टार्टिंग होगी, ठीक है, यू वोंट सी एनी मून, यू वोंट सी एनी मून। तो मून के डिफरेंट डिफरेंट अभी हम फेजेस के बारे में बात करेंगे, वेर यू विल सी कि न्यू मून, ठीक है, एंड फुल मून वगैरह, ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। लुक एट दिस डायग्राम ओवर हेयर, इस डायग्राम को देखो। अब तुम कुछ है ना टर्म्स को देखोगे, ठीक है,
जो वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, बट जस्ट नॉर्मली इसको देखो। दिस इज द सन, ठीक है, दिस इज द मून इन बिटवीन, ठीक है, एंड दिस सरफेस इज द अर्थ, ठीक है। जब मून ऐसे बीच में आ जाएगा, ठीक है, जो सबसे डार्केस्ट वाला शेडो जहां पर होगी, जहां पर सबसे डार्केस्ट शेडो होगी, दैट रीजन विल बी नोन एज द अम्ब्रा रीजन। बस इतना ही पता होना चाहिए। अब इसकी फिजिक्स में तो एंट्री नहीं लेंगे ना, ठीक है, कि लाइट कहाँ से आई, क्यों डार्क है, कितना डार्क है, वो सब नहीं, ठीक है। जस्ट स्टिक विद द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी फॉर, जहां पर डिटेल में जाना है, आई विल माई सेल्फ गो इन ग्रेट डिटेल फॉर यू, ठीक है। तो चिंता तो उसकी नहीं है ना, ओके। जहां पर सबसे डार्केस्ट पोर्शन है, दैट इज द रीजन ऑफ अम्ब्रा, दैट इज द रीजन ऑफ अम्ब्रा। जिस रीजन में, ठीक है, ये दोनों साइड वाले थोड़ी सी लाइट सी शेडो है, थोड़ी सी लाइट शेडो है, दैट इज नोन एज पेनम्ब्रा, दैट इज नोन एज पेनम्ब्रा। तो पहले तो ये दोनों ही वर्ड्स याद रखो, वन इज अम्ब्रा, वन इज अम्ब्रा, एंड सेकेंड वन ये वाला रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ लाइट शेडो, दिस इज नोन एज पेनम्ब्रा। अब एक थर्ड वर्ड को भी देखो, एंटम्ब्रा, एंटम्ब्रा, ठीक है, दिस इज अम्ब्रा, द डार्केस्ट रीजन ऑफ द शेडो। जब ऐसे, ये कब होगा, अम्ब्रा वाला रीजन कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये इस जगह पर फॉर्म होगा। इट मीन्स व्हेन यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर, जो स्टार मार्क की जगह अगर आप हो, इफ यू आर ओवर हेयर, तो यहाँ पर ये जो सन है, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, एंड व्हाट यू विल सी फ्रॉम हेयर, आपको ये ऐसे सन दिखाई देगा, बिकॉज द सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून, ठीक है, सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून। कौन सा रीजन होगा, अम्ब्रा का। बट इफ यू आर समवेयर इन दी पेनम्ब्रा रीजन, ठीक है, इफ यू आर इन दी पेनम्ब्रा रीजन, तो क्या होगा, इस वाले रीजन में कंप्लीटली ब्लॉक्ड नहीं है, तो आपको ऐसा सा कुछ सन दिखाई देगा, ठीक है, कि भाई वो सन है, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट, ठीक है, मान लो दिस इज द मून, ठीक है, उसका कुछ पार्ट क्या कर रखा है, इट इज ब्लॉक्ड। नाउ लुक एट द रिमेनिंग इमेज, रिमेनिंग इमेज को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी सी ड्रॉ होगी, जैसे एक पूरे एप्पल वगैरह से किसी ने एक छोटी सी बाइट ले रखी है। तो दिस इज द इमेज दैट यू विल सी ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। है तो ये सभी क्या, मून बीच में है तो क्या होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। तो यू विल सी द पेनम्ब्रा से आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, पेनम्ब्रा से आपको ऐसा सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। इफ यू आर इन द रीजन ऑफ अम्ब्रा, अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर जब सोलर एक्लिप्स आएगा एंड यू आर स्टैंडिंग वेयर द अम्ब्रा इज, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर आप पेनम्ब्रा की लोकेशन पर हैं तो आपको ऐसे दिखाई देगा। बट थिंक अबाउट इट, कि अगर बीच में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बीच में जो सेलेस्टियल बॉडी है, ये सेलेस्टियल बॉडी, अब यहां पर गैप देखो। सबसे पहले आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द एंटम्ब्रा पार्ट, ठीक है, एंटम्ब्रा पार्ट को आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस। अब सोच के देखो, डिस्टेंस काफी है, ठीक है, तो रिलेटिवली जो मून है वो सन को इजीली ब्लॉक कर देता है, चाहे सन का कितना ही बड़ा साइज हो, क्योंकि ये जो मून है ये अर्थ के ज्यादा पास है, ठीक है, तो ये इजीली पूरे के पूरे सन को ब्लॉक कर लेता है, ठीक है, इस वाले रीजन से अगर हम देखेंगे। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आई विल ड्रॉ विद द पेन ओवर हियर, दिस इज द अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ। अगर मून यहां पर है और सन काफी दूर है, तो वो सन की कंप्लीटली लाइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब इसका सेकंड चीज देखते हैं। द मून इज सपोज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, वो अब की बार कहां है, थोड़ा सा अर्थ से दूर है, तो अब रिलेटिव साइज ऑफ द मून पूरी की पूरी शेडो को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ सन के एक पार्ट को ब्लॉक कर पाएगा। इसमें देखते हैं, वो सन के सिर्फ एक पार्ट को ब्लॉक कर पाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये वाला एरिया तो पेनम्ब्रा का बनेगा, ठीक है, एंड ये वाला दिस रीजन, ये कौन सा है स्पेस के अंदर, दिस इज द रीजन ऑफ अम्ब्रा, जहां पर पूरी डार्केस्ट शेडो है। यहां पर अगर हैं आप, इफ यू आर इन स्पेस एंड यू आर स्टैंडिंग इन दिस कोन, आप इस कोन में हैं, ठीक है,
तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि अम्बरा में आप जब भी हैं आपको ऐसा ही दिखाई देगा। बट क्योंकि ये मून इसको प्रॉपरली कवर नहीं कर पाता, इसको प्रॉपरली कवर नहीं कर पाता, एक रिंग ऑफ सन बच जाता है जिसको वो कवर नहीं कर पाया। तो इफ यू आर इन दिस एरिया वेयर दिस बी इज देयर, ये रीजन है एंटम्ब्रा का, और आपको वहां पर सोलर एक्लिप्स ऐसे दिखाई देगा। इट मींस पूरे सन के बीच में यू विल सी दी शेडो ऑफ द मून, यानी सन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हो पाया। दिस इज द रीजन ऑफ एंटम्ब्रा। ठीक है, क्लियर हुए ये तीनों के तीनों वर्ड्स? व्हाट आर दीज वर्ड्स? अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा। ठीक है, बाद में इनकी डेफिनेशंस यू कैन लुक इट फ्रॉम हेयर एज वेल। ठीक है, अम्ब्रा इट इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ ए शेडो इज द अम्ब्रा। पेनम्ब्रा क्या है? इट इज द लाइटर शेडो वेयर सन इज ओनली पार्शियली ब्लॉक्ड, है ना, सन इज ओनली पार्शियली ब्लॉक्ड। ठीक है, उसका एक ही पार्ट ब्लॉक्ड है। फाइन। एंड एंटम्ब्रा वाला कौन सा रीजन होगा? जहां पर सन ब्लॉक्ड है, कंप्लीटली नहीं है। वाई? बिकॉज वो जो सेलेस्टियल बॉडी जो बीच में है उसका रिलेटिव साइज सन से काफी कम है। यहां पर साइज तो सेम है, ठीक है, बट डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से ये इसको इजीली ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? तो अगर कभी स्काई में सन है, ठीक है, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर कभी स्काई में आपको सन दिखाई दे तो अपनी हैंड्स को अपनी आईज के सामने लेकर आना, ठीक है, एंड दैट हैंड विल बी एबल टू ब्लॉक द कंप्लीट सन, है ना। बट हैंड का साइज इन कंपैरिजन सन वो तो मिलियंस टाइम बहुत छोटा है, ब्लॉक कैसे कर लिया? डिस्टेंस अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, डिस्टेंस अपना रोल प्ले करता है। आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द लूनर एक्लिप्स। अब लूनर एक्लिप्स में क्या होगा भाई? द अर्थ विल बी बिटवीन द सन एंड द मून। सोलर एक्लिप्स में मून बीच में था, लूनर एक्लिप्स में, ठीक है, व्हाट विल हैपन इन द लूनर एक्लिप्स? इट विल बी अर्थ विच विल बी बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, दिस यूजुअली हैपन्स इन विच फेज? ठीक है, इट हैपन्स इन द मून के कौन से फेज में होता है? फुल मून फेज में। ठीक है, इट हैपन्स ऑन द फुल मून। सोलर एक्लिप्स वाला किस में था? इट वॉज ऑन द न्यू मून डे, ठीक है, एंड दिस इज ऑन द फुल मून डे। नाउ किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ठीक है। नंबर 1 इज, एक होते हैं भाई फेजेस ऑफ मून। क्या होते हैं? फेजेस ऑफ मून। थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया तो बाद में ऐसे वो नहीं करना, ठीक है। फेजेस ऑफ मून एंड सेकेंड वन इज द इक्लिप्स, ठीक है। और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने दोनों में, दोनों प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा एंड डिफरेंस शो भी करूंगा। तो बस लास्ट में बस ये रखना कि हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, दिस इज दिस सन, ठीक है, अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स है यार, तुम भी बस थोड़ा सा अच्छे से इस चीज को करना। दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन, ठीक है। अब जो मून है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ वाला छोड़ दो, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, वो सब छोड़ दो। जब मून, ये अर्थ, ये मून और ये सन, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो मून का जो एरिया है, ठीक है, मून का ये बैक वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस विल बी लाइटेड एंड जो हमारी तरफ, जो अर्थ की तरफ जो पार्ट है, दिस विल बी अंडर दी शेडो। तो हमें क्या मून दिखाई देगा? मून का तो दूसरे तरफ का जो पार्ट है वो लाइट के अंदर में है ना, ठीक है, वो लाइट के अंदर में। हम जब अर्थ से देखेंगे तो हमें ये डार्क वाला पार्ट दिखाई देगा। इट मीन्स मून विल नॉट बी विजिबल टू अस, ठीक है। जो साइड हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, उस साइड पर तो लाइट है ही नहीं, तो लाइट अगर नहीं शो हो रही तो वो पार्ट हमको दिखाई नहीं देगा। दैट विल बी द न्यू मून डे, कि उसको हम न्यू मून बोलेंगे कि भाई अभी अभी शुरुआत हो रही है और हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, वी आर नॉट एबल टू सी द मून, ठीक है। फिर ये मून मूव करके इट विल कम टू दिस पोजिशन बिकॉज ऑफ दिस सन। अब ये वाला हेमिस्फेयर
शो होगा, हमें क्या शो होगा, हमें मून ऐसे शो होगा, ठीक है। देन द मून विल कम टू दिस पोजिशन, फाइन। मून का ये वाला हिस्सा उस पे मत जाना, इट इज नॉट टू स्केल। तो ये वाला जो एरिया होगा दिस विल बी लाइटेड, ठीक है, ये वाला एरिया लाइटेड होगा, तो हमें पूरा का पूरा मून दिखाई देगा। वी विल बी एबल, हमें तो सामने से ये स्फेयर है, ये क्या है, स्फेयर है, हमें तो पूरा का पूरा सर्कल दिखाई देगा, राइट। एंड जब मून इस पोजीशन पर आएगा विच इज द लास्ट क्वार्टर, ठीक है, जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये वाला होगा, अगेन हमको इसी वाली जो चीज है वो यहां पर दिखाई देगी, राइट। नाउ अब इन सभी लोकेशंस ऑफ द मून को, ठीक है, वी विल सी इन द इमेज एज वेल, ठीक है। नाउ लुक एट दिस इमेज, ओके। पता चल रहा है वेयर इज द सन, सन इज ओवर हेयर, कैन यू सी ऑल दीज रेज, ठीक है, दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम द सन, गॉट इट, ओके। मून क्या है, यहां पर सन है, ये अर्थ है, हमको क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो अर्थ वाली साइड है वो तो डार्क में है। तो व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, वी वोंट बी सीइंग एनी मून, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द न्यू मून डे। ये क्या है भाई, दीज आर दी फेजेस ऑफ मून। अभी पूरा समझ में आएगा और कोई अगर डाउट हुआ तो वो रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मून थोड़ा सा इधर मूव करेगा और उसके थोड़े से पार्ट पर सन की वो दिखाई देगी और हम उसको देख पाएंगे, तो हमें मून ऐसे दिखाई देगा, मून का सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अब इधर आएगा, नेक्स्ट वाले केस में इट विल कम ओवर हेयर, तो अब उसका पूरा का पूरा हाफ पार्ट दिखाई देगा, तो हमको ये मून दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर आएगा और ज्यादा दिखाई देगा, देखो इसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड व्हेन इट विल कम ओवर दिस पॉइंट, ठीक है, कौन से वाला, दिस इज द फुल मून डे, और वहां पर हमको वी विल बी एबल टू सी द कंप्लीट फुल मून, ठीक है, पूरा का पूरा चांद दिखाई देगा। देन अगेन इट विल मूव टू दिस लोकेशन, फिर इसका साइज फुल मून से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, फिर हाफ हो जाएगा व्हेन इट इज ओवर हेयर, ठीक है, एंड फिर यहां पर आएगा तो ये बिल्कुल ऐसे कम हो जाएगा, एंड देन अगेन इट विल कम बैक टू दिस पोजीशन, ये फर्स्ट वाली जो पोजीशन थी, इट विल कम बैक टू दिस पोजीशन एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी द मून। दीज आर द डिफरेंट phases of the moon, phases of moon, ठीक है। एंड मून के रिवोल्यूशन की वजह से अराउंड द अर्थ व्हाट इज हैपनिंग, न्यू मून से जब फर्स्ट क्वार्टर की तरफ मूव करेगा, न्यू मून से यहां पर बिल्कुल नहीं है, यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ठीक है, एंड यहां पर इट हैज रीच दी हाफ, ठीक, दिस इज नोन एज द वैक्सिंग क्रीसेंट, इसको क्या बोलेंगे, वैक्सिंग क्रीसेंट। हाफ से, हाफ मून जो हमको दिखाई दे रहा है उस हाफ से हमें फुल मून दिखाई देगा, दिस इज नोन एज वैक्सिंग गिबस, ठीक है। तो जीरो से हाफ तक जब हम रीच हुए तो वैक्सिंग क्रिसेंट, ठीक है, और जब हाफ से फुल पे रीच होंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज वैक्सिंग गिबस। तो अगर इंक्रीज हो रहा है मून का, ठीक है, वी आर एबल टू सी इट कंप्लीटली, तो दैट स्टेज इज द वैक्सिंग स्टेज, जिसमें दो चीजें आती हैं, द क्रिसेंट वन, ठीक है, एंड द गिबस वन। क्लियर हुई ये वाली बात। उसके बाद फुल मून से कम होना शुरू होगा और हाफ बनेगा, दैट इज नोन एज द वेनिंग गिबस, वेनिंग गिबस। एंड फिर इस हाफ से वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, दैट इज वेनिंग क्रिसेंट, बिकॉज ऑफ दिस, ये क्रिसेंट शेप है, ठीक है, यहां पर भी है तो एक क्रिसेंट शेप होगी, यहां पर गिबस वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये गिबस वाला पार्ट है, ठीक है। वैक्सिंग कब होगी, व्हेन इट्स साइज वी आर एबल टू सी, जो हम साइज देख पा रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग। कोई डाउट, यहां से क्या करने लग रहा है, द साइज दैट वी कैन सी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, विल यूज द वर्ड वेनिंग, ठीक है। अब जो ये जो नेम्स है ना, इनको ऐसे रटने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू रटाफाई देम ना, ठीक है, सिंपल उसका समझो। वैक्सिंग का यहां पर क्या मीनिंग है, इट्स साइज इज इंक्रीजिंग। वेनिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेनिंग,
साइज का डिक्रीज होना या किसी पावर का डिक्रीज होना उसको वेनिंग बोलते हैं। तो अगर इंक्रीज होगा फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ वैक्सिंग। ठीक है, फुल मून से इट इज गोइंग बैक टू द न्यू मून, दिस इज उसका साइज डिक्रीज हुआ, द पीरियड ऑफ वेनिंग। यहां पर क्रीसेंट वाला पार्ट, ठीक है, और यहां पर भी क्रीसेंट वाला पार्ट, ठीक है, गिबस वाला पार्ट, ये तो सेमी सर्कल है, ये क्या है, सेमी सर्कल। तो कोई भी शेप जो सेमी सर्कल से थोड़ी सी बड़ी हो लेकिन कंप्लीट सर्कल ना हो उसको हम गिबस बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, द शेप इज नोन एज व्हाट, दैट इज गिबस। तो अब याद रहेगा सारे के सारे फेजेस ऑफ द मून, ठीक है, एंड हाउ दे आर अकरिंग। ओके, ये तो था सारे के, अब तुमने फेजेस ऑफ द मून देख लिए, ठीक है, इसका एक बार टाइम पीरियड भी देख लो, व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, मून का जो ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ इट इज ऑफ 29.5 डेज, 29.5 डेज का ऑर्बिट है। क्लियर है, ये एक बार देख लिया तुमने कि ये क्या है। अब मेरी बात और भी ध्यान से सुनना, जितना अभी तक ध्यान से सुन रहे थे उससे भी ज्यादा सुनना। देखो, एक तो हमने ये पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, विच इज द लूनर फेज। देर आर हाउ मेनी फेजेस देर आर 8 सच फेजेस। ठीक है, देर आर 8 सच फेजेस। ये यहाँ पर क्या है, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, तो हमारे पास 8 सच फेजेस है, राइट। ओके, नाउ अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो मून का जो ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ दैट इज ऑफ 29.5 डेज। ठीक है, नाउ डू यू रिमेंबर अर्थ्स रोटेशन, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में याद है। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात करते हैं, वी विल ओनली टॉक अबाउट द अर्थ्स रोटेशन। ठीक है, अर्थ रोटेशन में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, वन वॉज द साइडरियल डे, है ना। कौन सा डे था, साइडरियल डे। बताओ अर्थ का साइडरियल डे कितने टाइम का, इट इज 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स सम फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, ये तो हो गया साइडरियल डे, फाइन। उसके बाद हमने देखा था सोलर डे। ठीक है, सोलर डे में हमने साइडरियल डे के अंदर 4 मिनट्स एक्स्ट्रा कैलकुलेट करे और हमारा पूरा सोलर डे कितना बना, इट वॉज 24 आवर्स। यानी अर्थ की जो रोटेशन बनी जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज द सोलर डे ऑफ 24 आवर्स। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जिस टाइम पे द अर्थ वॉज रोटेटिंग, ठीक है, दिस इज द सन, ठीक है, एंड दिस इज द अर्थ, ये वाला पार्ट ऐसे रोटेट करता है। जब तक ये रोटेट करता है तो अर्थ आगे मूव कर जाती है, वो यहाँ पर आ जाएगा और ये एक्स्ट्रा 1 डिग्री कवर करने के लिए, ताकि वो सेम स्टार को क्या करे, फॉलो करे, उसकी तरफ पॉइंट करे। तो दिस 1 डिग्री टेक्स एक्स्ट्रा 4 मिनट। ठीक है, और तब जाके हमारा क्या कैलकुलेट हुआ था, सोलर डे। याद होगी ये बात, रिवाइज होगी जो भी मैंने बताई। ठीक है, नाउ कम बैक टू द मून। ठीक है, अब मून में क्या होने लग रहा है, मून का जो एक्चुअल ऑर्बिट है, ठीक है, पहली बात तो वो सर्कुलर नहीं है, इट इज ऑल्सो मोर इलिप्टिकल इन नेचर। ठीक है, तभी तुमने देखा था कि एंटम्ब्रा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देयर वाज एंटम्ब्रा बीइंग फॉर्म्ड। ओके, नाउ लुक एट दिस कि जो मून का जो ऑर्बिट है ना, मून का जो ऑर्बिट है कहाँ पर, अराउंड द अर्थ। ठीक है, वो ऑर्बिट है, व्हाट इज द, आई विल राइट ओवर हियर द मून्स ऑर्बिट। ये चीजें हैं कुछ लर्न करने की, ठीक है, साथ के साथ आपकी मेमोरी ना उसमें स्ट्रॉन्ग हो। एंड व्हेन यू गेट दीज नोट्स यू कैन ऑलवेज ऐड 1 or 2 थिंग्स हियर एंड देयर। ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, मून का जो एक्चुअल ऑर्बिट है, ठीक है, दैट इज ऑफ 27.3 डेज, इट इज ऑफ 27.3 डेज। एक बार इसको लर्न कर लो, ठीक है, ताकि मैं फिर आगे इसमें हम आगे बढ़े। ठीक है, लर्न इट। मून का ऑर्बिट क्या है, 27.3 डेज। इसको मैं कंपेयर करूंगा अर्थ के रोटेशन के साथ, एंड विच रोटेशन, दैट वाज द साइडरियल रोटेशन। ठीक है, और द साइडरियल डे। इसलिए मून के इस ऑर्बिट को विच इज 27.3 डेज, तो अगर अर्थ अपनी जगह स्टैटिक हो जाए, अर्थ अपनी जगह मूव ना करे, ठीक है, मून सिर्फ इसके ऐसे, ठीक है, इट विल टेक अ
orbit around the revolve around the earth, it will take how much time? 27.3. इसलिए हम इस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज द साइडरियल ऑर्बिट. इसको क्या बोलेंगे? मून का साइडरियल ऑर्बिट. ठीक है, अब सुनो. अब जब मून अर्थ के ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो अर्थ भी क्या करेगी? अर्थ भी आगे की तरफ मूव करेगी. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में मून को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है, मून को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव करना होगा. ठीक है, एक्स्ट्रा रिवॉल्व करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. ठीक है, एंड अर्थ के केस में तो हमने उसको क्या बोला था? वी कॉल्ड इट द सोलर डे ऑफ 24 आवर्स. मून के केस में हम उसको बोलेंगे सिनोडिक ऑर्बिट. सिनोडिक ऑर्बिट. ठीक है, समझ में आया? सिनोडिक ऑर्बिट. तो सिनोडिक ऑर्बिट कितना टाइम पीरियड लेता है? इट टेक्स समवेयर अप्रोक्स 29.5 डेज. क्लियर हुई बात? ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. द सिनोडिक ऑर्बिट वो कितना टाइम लेता है? 29.5 डेज. एंड दिस इज व्हाट वी कंसिडर. ये हम कंसिडर करते हैं बिकॉज दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. द अर्थ इज नॉट स्टैटिक ऑन इट्स प्लेस. अर्थ पे भी हम सोलर डे को कैलकुलेट करते हैं, नॉट द साइडरियल डे. बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि साइडरियल ऑर्बिट. तो यहां पर डायरेक्टली यहां पर क्या लिखा हुआ है? मून का ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ठीक है, और वो सेम लोकेशन पर, सेम जगह अर्थ पे वापस आएगा. ठीक है, दैट विल बी 29.5 डेज, ऑल्सो नोन एज द सिनोडिक ऑर्बिट. ठीक है, एंड तब जाके ये सिनोडिक ऑर्बिट, ठीक है, विच आर द फेजेस, हमको ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखने को मिलती है. ठीक है, जब ये पूरा का पूरा अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है. समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग मून इज दैट कि जो मून का रोटेशन पीरियड है, ठीक है, मून का जो रोटेशन पीरियड है ना, दैट इज सेम एज द रिवोल्यूशन पीरियड. ठीक है, ये इसकी खास बात है. इट इज सेम एज द रिवोल्यूशन पीरियड. इट मीन्स हमारा जो साइडरियल रोटेशन होगा, ठीक है, तो दैट विल बी 27.3 डेज. और हमारा जो सिनोडिक क्या होगा? सिनोडिक रोटेशन, दैट विल बी ऑफ 29.5 डेज. ठीक है, और हम जिस पोजीशन से हमने शुरू किया था, हम उसी पोजीशन पर वापस आएंगे. अगर हम सिर्फ यहां तक कंसिडर करें, इट विल बी डन इन 27.5 डेज. ठीक है, यहां तक अगर हम कंसिडर करें तो. ठीक है, और हमको अगर उसी फेज पर वापस आना है जिस फेज से हमने शुरू करा था, तो दैट विल बी नोन एज द सिनोडिक ऑर्बिट, सिनोडिक रोटेशन और द सिनोडिक फेजेस. एंड दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट विल टेक 29.5 डेज. क्लियर हुई ये वाली बात? दूसरी चीज, मून का जो रोटेशन है, दैट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द मून. ठीक है, तो वो सेम टाइम पर वो, इसलिए हमको जो मून का जो फेज हमको दिखाई देता है, द फेज दैट वी सी, ठीक है, हमको मून की एक ही साइड नजर आती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, रोटेशन इक्वल टू द रिवोल्यूशन पीरियड. ठीक है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर द क्लिप विच इज शोन ओवर हेयर. ठीक है, ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. इनका क्लिप्स का, ठीक है, इमेजेस का, इनका यूज क्या है तुम्हें इजीली पता है. जितनी ज़्यादा ज्योग्राफी को अच्छे से इमेजिन करके करोगे, उतना ज़्यादा यार अच्छे से समझ में आएगा. आई डोंट नो व्हाई दिस हैजंट बीन डन इन वन कॉम्प्रीहेंसिव मैनर टिल नाउ. ठीक है, बट कोई बात नहीं. दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल द गैप्स आर फिल्ड प्रॉपरली. ठीक है, सारे के सारे गैप्स को प्रॉपरली फिल करेंगे. बस एक चीज़ का हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना. ठीक है, अपनी प्रॉपरली स्टडीज़ करो, रिवीजन ज़रूर करते रहना. ठीक है, नहीं तो ये इमेजिनेशन, ये क्लिप्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग, ये सब भाई ऐसे का ऐसे रह जाएगा. एग्री करते हो ना इस चीज़ पे? हाँ, तो यार प्लीज़ जस्ट कीप फोकस ऑन योर स्टडीज, ट्राई डूइंग मोर एंड मोर रिवीजन. अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है विच इज द मून इज टाइडली लॉक्ड टू द अर्थ. ठीक है, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग मीन? थोड़ा सा ध्यान देना कि ये अर्थ है, ये मून है.
ठीक है। एंड अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ इज द लार्जर बॉडी ओवर हेयर और ये मून है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, मून पर टाइडल बल्जेस क्रिएट हो गए, देयर आर बल्जेस क्रिएटेड ऑन द मून, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस डूइंग, जब मून ऐसे फिर रोटेट करता है ना, तो जो बल्ज वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो ऐसे बाहर निकला हुआ पार्ट है, अर्थ उसको ज्यादा अपनी तरफ पुल कर पाता है, क्योंकि वो ज्यादा अर्थ के पास है, तो अर्थ उसको ज्यादा पुल कर पाएगी। ये जब तक चलता रहेगा, ये पुल जब तक चलता रहेगा, और ये मून की जो रोटेशन है उसको स्लो डाउन करता रहेगा। एंड इवेंचुअली ये इतना ज्यादा स्लो डाउन कर देगा कि इस मून का जो रोटेशन है वो इसके 1 ऑर्बिट और रिवोल्यूशन के इक्वल आ जाएगा। ऐसा ही तो हुआ कि जो मून का रोटेशन है इट इज नाउ इक्वल टू द व्हाट, द रिवोल्यूशन। तो इस चीज को बोलते हैं दैट द मून इज टाइडली लॉक्ड टू द अर्थ, ठीक है, वो टाइडली लॉक्ड है टू द अर्थ। हमारी हमारे यूनिवर्स में देयर आर नंबर ऑफ स्टार्स, अदर बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड देम, और वो क्या है, टाइडली लॉक्ड है। इट मीन्स हमको सिर्फ मून का सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। वी ओनली सी वन फेस ऑफ द मून, दैट इज नोन एज द नियर साइड। हम मून की कौन सी साइड देख पाते हैं, वी ओनली सी द नियर साइड। अब ये जो टर्म्स है ना, नियर साइड, यू विल बी एबल टू सी देम नाउअडेज इन द न्यूज़पेपर्स एंड अदर थिंग्स एज वेल, करंट अफेयर्स में, ठीक है। मून की जो दूसरी साइड है जो हम नहीं देख पाते, ये वाली तो कौन सी साइड होगी, दिस इज द नियर साइड। द अदर साइड बिहाइंड इट, दैट इज नोन एज द फार साइड। उसको क्या बोलेंगे, फार साइड, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल जो बल्ज क्रिएट होता है सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर, वो जो बल्ज क्रिएट होता है वो और ज़्यादा, जो लार्जर बॉडी होती है सेलेस्टियल बॉडी, वो और भी ज़्यादा अच्छे से पुल कर पाती है, ग्रेविटेशनल पुल। धीरे धीरे उस बॉडी का, ठीक है, उस बॉडी का जो रोटेशन है, ठीक है, दैट इज स्लोड डाउन टू सच एन एक्सटेंट कि वो उसका एक ही पार्ट उसकी तरफ रहेगा, ठीक है, वो उसको अपनी तरफ वो करके रखेगा, फाइन। एंड इतना स्लो डाउन हो जाता है कि उसका 1 रोटेशन विल बी इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब तो मून तो टाइडली लॉक्ड हो गया अर्थ के साथ, ठीक है, मून इज टाइडली लॉक्ड, इट मीन्स उसका रोटेशन अपने रेवोल्यूशन के इक्वल आ गया, ठीक है। नॉर्मली ऑब्वियस दिखाई भी नहीं देगा कि द मून इज रोटेटिंग, ठीक है, बट जब तुम ऐसे क्लिप देखते हो तो यू विल बी एबल टू सी कि यार मून रोटेट भी कर रहा है, पूरा एक रेवोल्यूशन भी लेकर आया, और उसी रेवोल्यूशन के टाइम पे इसने अपना एक रोटेशन भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बट वो ये वाली साइड यहाँ पर शो करेगा, फिर यहाँ पर ये वाली साइड शो करेगा, ऐसे करके वो पूरा रोटेशन भी कर लेता है, लेकिन एक ही साइड अर्थ की तरफ रहती है। और उसका मैंने रीज़न बता दिया, वो जो टाइडल बल्ज और जो ग्रेविटी जो उसका पुल है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ ब्रेक ऑन द रोटेशन। अब इतने टाइम से ये तो मून तो टाइडली लॉक्ड हो गया, अर्थ के ऊपर भी बल्ज क्रिएट हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि अर्थ के ऊपर भी बल्ज क्रिएट हो रहा है, और मून अपने ग्रेविटी पुल की वजह से इस बल्ज पे अर्थ की रोटेशन को स्लो डाउन करने लग रहा है। तो रिमेंबर दिस ऑल्सो एज अ फैक्ट कि अर्थ का जो रोटेशन है दैट इज बीइंग स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बाय द मून, ठीक है, ओवर द बल्ज पार्ट ऑफ द व्हाट, द अर्थ, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब एक पॉइंट जो हमें एक्स्ट्रा करना है वो ये है, ठीक है, हमने अभी लूनर एक्लिप्स की बात की थी, ठीक है, फेजेस को तो हमने समझ लिया कि भाई ये ऐसे बीच में आ जाएगा, ठीक है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट हमको फेजेस नजर आएंगे मून के, ठीक है। तो ये तो हमने सारी की सारी बातें फेजेस की कर ली। सोलर एक्लिप्स की हमने बात कर ली, जिसमें सोलर एक्लिप्स में इट विल बी द मून विच विल बी इन द मिडल, तो उससे ये ऐसे करके अलग अलग अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एंड अम्ब्रा के वो फॉर्म होंगे, एंड देयर विल बी दिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात कर रहे थे विच वॉज द लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या था, ठीक है,
यहाँ तक अगर इफ़ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो ये पार्ट हमने कर लिया। अभी मैं आपको वापस इस पे लेकर आया हूँ। वाई? बिकॉज स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया, थोड़ा सा इसको डिस्कस करा, एंड नाउ वी विल कम बैक टू दिस लूनर एक्लिप्स। ठीक है, अर्थ बीच में थी बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, ये कब होगा? फुल मून डे पर ही हो सकता है। देखो, ठीक है, अर्थ सन और मून के बीच में है, दिस कैन हैपन इन ऑन द फुल मून डे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हर फुल मून डे पर, ठीक है, एक्लिप्स होंगे? क्या हर न्यू मून डे पर, ठीक है, सोलर एक्लिप्स होंगे? द आंसर विल बी नो। ठीक है, फेजेस ऑफ मून अलग चीज है, एक्लिप्स अलग है। अब वो एक्लिप्स किस वजह से होने लग रहे हैं उसका मैंने रीजन तुम्हें बता दिया। व्हेन द अर्थ, मून एंड द सन, ठीक है, दे आर कंप्लीटली अलाइंड, वो तीनों की तीनों कंप्लीटली अलाइंड है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, कि एक हमको लगता है कि यार जो मून का ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, एंड जो मून का जो ऑर्बिट होगा ना, वो अर्थ पे ऐसे होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इस प्लेन पर होगा। फाइन, वो ऐसे नहीं है। मून का जो ऑर्बिट है वो कुछ 5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, वो क्या है? 5 डिग्री टिल्टेड है। अगर ऐसे केस का सिनेरियो बनेगा, ठीक है, कि दिस इज द मून, ठीक है, ये इसके पीछे से ऐसे आएगा। ठीक है, सन इज ओवर हेयर, यहां पर सन है। ठीक है, अब सोच के देखो कि दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है ना, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। फाइन, अब दो चीजें समझ के देखना, एक फेजेस पे ध्यान रखना और दूसरा एक्लिप्स पे ध्यान रखना। और एक्लिप्स पे मैंने अभी तुम्हें एक लाइन बोली थी, द 3 बॉडीज शुड बी परफेक्टली अलाइंड इन वन सिंगल प्लेन। ठीक है, दे शुड बी परफेक्टली अलाइंड। अगर मैं यहां पर बोलूं कि द मून इज ओवर हेयर, ठीक है, मून इज ओवर हेयर, तो सन की जो रेज हैं, ठीक है, जो सन की रेज है वो इस वाले पार्ट को कवर कर पाएंगी, जो दूसरे वाला पार्ट होगा वो तो डार्क होगा ना, है ना। देखो भाई, ये मैंने डार्क कर दिया। फाइन, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो अभी शेप मैंने ड्रॉ की है, ये जो डायग्राम ड्रॉ करा है, ये मून का कौन सा फेज है? विच फेज इज दिस? इज दिस द न्यू मून फेज? यस और नो? अर्थ से हमको क्या दिखाई दे रहा है? वी कैनॉट सी द मून। ठीक है, सेकेंड थिंग, आई ड्रॉ द मून अगेन। ठीक है, आई हैव ड्रॉन द मून अगेन, थोड़ा सा बड़ा कर लिया इस टाइम। ठीक है, ये ऐसे आएगा। लाइटेड पार्ट कौन सा है? ये लाइटेड है। डार्क पार्ट कौन सा है? ये डार्क पार्ट है। हमें कौन सा दिखाई देगा? वी विल बी एबल टू सी द कंप्लीट मून। अर्थ से जब हम इस चीज को देखेंगे, विल बी एबल टू सी द कंप्लीट मून। लेकिन क्या ये यहां पर कौन सा है? दिस इज द न्यू मून, दिस इज द न्यू मून, दिस इज द फुल मून, ये फुल मून है। ठीक है, एंड दिस इज द न्यू मून। फाइन, बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ये तीनों परफेक्टली अलाइंड है? नहीं ना। ये क्योंकि इसका मून का जो ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ एंड द ऑर्बिटल प्लेन विद द सन, ये 5 डिग्रीज पर टिल्टेड है। ठीक है, 5 डिग्रीज पर टिल्टेड है, इसलिए यहां पर क्या हो सकता है? न्यू मून भी हो सकता है, फुल मून भी हो सकता है, बट अर्थ जो है, मून जो है एंड सन जो है, दे आर नॉट परफेक्टली अलाइंड। ये कब हो सकता है? दिस विल ओनली हैपन, अर्थ अब सन के ऐसे रोटेट करने लग रही है, राइट, मून अर्थ के ऐसे रोटेट करने लग रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स सा वेब बन जाता है। 2D में तो पॉसिबल नहीं है। आई होप नाउ यू विल वॉच दिस पर्टिकुलर क्लिप, और इससे तुम्हें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लगेगी, ठीक है, कि किस पॉइंट पे ऐसा होने लग रहा है। जब मून इन दो पोजीशंस पर होगा, ठीक है, जब मून का ऑर्बिट ऑर्बिटल प्लेन को दो इन जगहों से, जिनको हम नोड्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज व्हाट, वी कॉल देम एज नोड्स, जब मून इन दो प्लेसेस पर होगा, तब होगा क्या? इट विल बी द सिजिजी पोजिशन, द अलाइनमेंट ऑफ द 3 सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, द अलाइनमेंट ऑफ द 3 सेलेस्टियल बॉडीज, एंड उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे होगा यहां पर टोटल लूनर एक्लिप्स। किस वाले पोजीशन पे? इस वाले पोजीशन पे। क्योंकि लूनर एक्लिप्स क्या है? व्हाट इज लूनर एक्लिप्स?
अर्थ इज इन द मिडल, यहाँ पर मून होगा, ठीक है, जब मून का ऑर्बिटल प्लेन को ऐसे क्रॉस करेगा। अब पता है यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि ये मून होगा ऐसे, ठीक है। अब सन की रेस को एक बार प्लीज ऑब्जर्व करना, मैं बीच में से बाकी के मून्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, फॉर क्लैरिटी, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा, अर्थ के पास उसका एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का हमने एटमॉस्फेयर ऐसे बना दिया, ठीक है। सन से रेज आई, ठीक है, अर्थ ने ब्लो कर लिया, लेकिन कुछ रेज एटमॉस्फेयर से क्रॉस होके, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर दे विल रीच द मून, दे विल रीच द मून। नाउ पे अटेंशन व्हेन आई से सम फ्यू वर्ड्स टू यू, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो रेज है ना, ये स्कैटर होंगी, ठीक है, ये क्या होंगी, ये स्कैटर होंगी। दिस स्कैटरिंग इज नोन एज रेले स्कैटरिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज द रेले स्कैटरिंग। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सन के डिफरेंट डिफरेंट रेस को क्या करते हैं, उनसे सन की रेस पार्टिकल्स से टकराकर दे स्कैटर हेयर एंड देयर, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो सन की जो रेज होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ स्कैटर करती हैं। जो लॉन्ग वेव फॉर्म होती हैं, जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं, जैसे कि रेड, ठीक है, तो रेड लाइट जो होगी, ठीक है, दैट इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, वो ऐसे आएगी एटमॉस्फेयर में, इट विल स्कैटर एंड इट विल रीच द मून, इट विल कम फ्रॉम दिस साइड, इट विल स्कैटर एंड इट विल रीच द मून। प्रोसेस कौन सा है, रेले स्कैटरिंग का, ठीक है। कौन सी रेज मून तक रीच कर गई, दीज आर दी लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव्स क्यों नहीं रीच कर पाए, शॉर्ट वेव्स, तुम्हें विबजोर पता है, ठीक है, विबजोर, जो रेड वाला एरिया है, जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से बता देता हूँ, समझ लो। लेकिन जो विबजोर होता है, आई नो काफ़ी आई गिव यू इनफ अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट, मैं जानता हूँ, आई नो आई गिव यू इनफ अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आई ट्राई टू गिव टू यू, ठीक है, ऑल इन द अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, दैट देयर शुड बी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता ना, सॉरी अबाउट दैट, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस 2D स्क्रीन के सामने आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ओके, अभी वापस आते हैं। विबजोर पता है, लाइट होती है, ठीक है, उस लाइट में रेड कलर होता है, विच इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है। एंड जो दूसरी साइड के जो कलर्स होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह, इनकी होती है शॉर्ट वेवलेंथ, क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ। तो जितने भी एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये ब्लू रेज आएंगी, ठीक है, ये ब्लू रेज ऐसे आती हैं एंड वो इन सब में स्कैटर हो जाती है, इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, वी सी द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। ब्लू कलर तो स्कैटर हो गया, रेड कलर क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाता, कलर ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट, ठीक है, हमको वो रेड दिखाई देता है। हमें स्काई का ब्लू कलर दिखाई देता है बिकॉज शॉर्ट वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटर होती है, ठीक है। ये सब किस अकॉर्डिंग फिनोमेना की वजह से हो रहे हैं, रेले स्कैटरिंग। बस इतना भी अगर याद रख लिया ना, वैसे एक्सप्लेन तो कर दिया बट ट्राई टू कीप इन माइंड, ठीक है। वापस आ जाओ टोटल लूनर एक्लिप्स पे, ठीक है, ये पता है वो ऐसे था, ठीक है, दिस वाज द अर्थ लाइक दिस, तो वो सब याद है तुम्हें। ओके, नाउ ये मून आ गया, यहाँ से लाइट आई, लेकिन सिर्फ रेड लाइट ही, रेड कलर की जो लाइट है जो लॉन्ग वेवलेंथ की है, जो सबसे कम स्कैटर हुई थी, वो मून तक पहुंच पाए, और मून का जो कलर दिखाई देगा वो दिखाई देगा अ लिटिल बिट ऑफ रेड, रेड मून दिखाई देगा, ठीक है। किसको, हमको यहाँ पर रेड मून दिखाई देगा। है तो कौन सा मून, फुल मून है ना, तो फुल मून तो होगा ही होगा, लेकिन उस मून का कलर कैसा दिखाई देगा, इट विल बी दी रेड कलर, ठीक है। अब वो रेड कलर क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द रेले स्कैटरिंग एंड द रेड कलर की जो लाइट है दैट रीचेज द मून। दिस
moon will be known as the, this effect will be known as the blood moon effect, क्योंकि रेड कलर का है ना तो उसको ब्लड मून इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप नाउ यू हैव गॉट दिस। अब इस पेज में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो व्हाट यू विल सी इज दैट वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी वर्ड विच इज रिटन ओवर हेयर। ठीक है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द फेजेस एंड द एक्लिप्स एज वेल। ठीक है, ये सारा का सारा हमने इस चीज पे कवर कर लिया। तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, इफ यू फाइंड दिस टॉपिक कि भाई ये हमारा प्रॉपरली क्लियर हो गया, फेजेस का पता चल गया, एक्लिप्स का पता चल गया, दोनों एक्लिप्स हो गए, सोलर एक्लिप्स भी देख लिया, लूनर एक्लिप्स भी देख लिया, मून का पाथवे भी डिस्कस हो गया। ठीक है, सीजीजी भी समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी चीज अगर समझ में आ गई then very good, and we should move to the last part of our class which is the earth's magnetic field, and ये part time नहीं लेगा। why? ठीक है, why ये part time नहीं लेगा? because we have already discussed this part when we were discussing paleomagnetism। ठीक है, वो स्टार्टिंग में जब paleomagnetism कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने इस चीज को स्टडी किया था। बिल्कुल अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की थी कि जो आउटर कोर है, the outer core of the earth, that is made up of liquid hot molten magma, yes or no? ठीक है, and that magma is made up of what? That magma is made up of nickel and ferrous जैसे एलिमेंट से बना है। the layer also being called as the Nephe layer। अब because of the rotation of the earth, rotation की वजह से, ठीक है, और इस आउटर कोर में जो कन्वेक्टिव करंट्स फ्लो कर रहे हैं, देखो अगर ये कन्वेक्टिव करंट जो ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा वर्ड मेरे सामने आएगा जो मैंने आज तक, ठीक है, अपने कोर्स में बोला नहीं है, जिसको एक्सप्लेन नहीं करा, तो मैं उसको हमेशा फर्स्ट टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस रिलीजियसली तो तुम्हें याद भी होना चाहिए, है ना, ये तो तुम्हारे ऊपर आएगा ना। ओके, ये कन्वेक्टिव करंट्स यानी हॉट मैग्मा ऊपर राइज करता है, कूल डाउन होकर नीचे की तरफ आता है, वापस से फिर से वो राइज करेगा, और ऐसे करके कन्वेक्टिव करंट्स चलते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, कोरियलिस फोर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये पूरा का पूरा मैग्मा जो है वो रोटेट ऐसे करने लगता है स्पाइरल्स में। ठीक है, और जब वो ऐसे स्पाइरल्स में रोटेट करता है, वो मैग्मा जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस व्हाट? इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आई विल पिक अप द स्टाइलस। ठीक है, देख लो इसको एक बार। ओके फाइन, अब केक वॉक है बिल्कुल पूरा का पूरा। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज ऑल्सो नोन एज जियो मैग्नेटिक फील्ड। वाई? बिकॉज जियो वर्ड स्टैंड्स हियर फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग जो स्टडीज की गई, दैट वर स्टार्टेड विद विलियम गिलबर्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1600, and he started studying the magnetic field of the earth। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू करा। ठीक है, अब डायग्राम में आई विल जस्ट शो यू ओवर हेयर। ठीक है, एक बेसिक सी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बताऊंगा दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अगर आई वोंट बी डूइंग द एक्सप्लेनेशन, आई विल बी जस्ट टेलिंग यू व्हाट द थिंग इज। ठीक है, दिस इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये अर्थ का एक्सिस है, दिस इज दी, हम इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, एंड दिस विल बी नोन एज द ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल वाला एरिया हो गया जहां पर सारे मेरिडियंस मैचअप करते हैं। ठीक है, अब अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, ठीक है, वो सब ऐसे रोटेट कर रहा है, और वो क्या क्रिएट कर रहा है? इट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड मूविंग करंट विल क्रिएट व्हाट? द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, तो फिजिक्स वाले में तो जाएंगे नहीं। ओके, अब अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह वर्क करता है। अर्थ वर्क्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। ठीक है, अब एक चीज को याद रखना, जब भी हम एक कंपस को यूज करते हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग अ कंपस, उस कंपस के अंदर यहां पर एक ऐसे करके ऐसी निडल होती है। ये निडल किस तरफ शो करती है? दिस निडल ऑलवेज शोज अस टुवर्ड्स द नॉर्थ। इट शोज अस टुवर्ड्स द नॉर्थ।
अब ध्यान देने वाली बात ये है, सम ऑफ द पीपल हैव गॉट दिस इनकरेक्ट एज वेल, बट यू गो विद द थिंग विच इज फैक्चुअली करेक्ट। ये निडल कहाँ शो कर रही है? इट इज शोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। कोई निडल, ठीक है, ये निडल का नॉर्थ है, दिस इज द नॉर्थ ऑफ द निडल, ये हमें नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है। चलो ये तो हम डायरेक्शन वगैरह में तो इस चीज को यूज कर लेंगे, लेकिन जो निडल का जो नॉर्थ है, मैग्नेट्स क्या करते हैं? मैग्नेट्स में जो अपोजिट पोल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो जो इस निडल का जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ शो कर रहा है? वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है। बट देखा जाए तो नॉर्थ की तरफ तो वो शो कर रहा है, विच इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, बट अर्थ एक पूरे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। और अगर ये निडल यहां पर शो कर रही है, तो यहां पर अर्थ का कौन सा मैग्नेटिक पोल मिलना चाहिए? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नेटिक पोल की। तो इस एरिया में देर इज मैग्नेटिक साउथ पोल, बिकॉज जो ये निडल है ये नॉर्थ है, ठीक है, ये निडल का क्या है? नॉर्थ है। तो वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी, बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अस? इट इज दैट कि जहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, उसी के जस्ट थोड़ा सा पास में ही वी हैव द मैग्नेटिक साउथ पोल। ध्यान से सुनना, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास है मैग्नेटिक साउथ पोल, एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। वी डिस्कस्ड इट ड्यूरिंग द मिनरल्स रॉक्स, एंड इस वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली उसको फॉलो करो, नहीं तो ऐसे घबराने की बात नहीं है अभी के लिए। अगर इफ़ यू आर वॉचिंग कम्प्लीटली न्यू एंड आपने सोचा कि मैं बाद में कवर कर लूँगा, तो अभी के लिए बस ये याद रखना, ये ऐसे है। दूसरी चीज़, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल एक दूसरे पर ओवरले नहीं करते। मैग्नेटिक साउथ पोल थोड़ा सा दूर है, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास ही है, एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल थोड़ा सा दूर है। तो दोनों अलग अलग एरियाज में है। द मैग्नेटिक साउथ पोल इज अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है। अर्थ का मैग्नेट कैसा है? अर्थ का मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे ट्रेवल करती? अरे वो सब हो गया कि कोर में इलेक्ट्रिक करंट बना, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, और पूरी की पूरी अर्थ एक जाइंट मैग्नेट बन गई, ठीक है, जिसका नॉर्थ ऐसे है एंड दिस इज द साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऐसे करके ऐसे फ्लो करती हैं टुवर्ड्स दी, ठीक है, वो ऐसे करके ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है, एंड सेम गोज विद दिस, ठीक है, ये ऐसे करके। अब ये क्या बन गया भाई? दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वो ऐसे फ्लो कर रहे, ठीक है। गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? समझ में आ गई ये वाली चीज? दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके। बाकी अब सब लिखी हुई, ठीक है, लिखा हुआ ज्ञान है, विच इज द चर्निंग ऑफ द मोल्टन आयरन एंड निकल इन द अर्थ्स आउटर कोर, ठीक है। तो अर्थ पूरी की पूरी, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? जो मोल्टन आयरन और निकल है, वो ऐसे घूम घूम के मैंने एक दो वर्ड्स यूज करे थे, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, वो मोल्टन मैग्मा जो है वो कन्वेक्टिव करंट्स की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। ये सब मिक्स होके ये क्या क्रिएट कर रहा है? इट इज क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। दिस फिनोमिना इज नोन एज जियो डायनामो, ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज जियो डायनामो। तो जियो डायनामो कौन सा फिनोमिना है? जिसमें मोल्टन आयरन एंड निकल इज रोटेटिंग इनसाइड द अर्थ इन द आउटर कोर रीजन, which creates the electric current, which then creates the magnetic field, process known as the geodynamo, ठीक है। so it is a self sustaining, कन्वेक्टिव करंट्स राइज करते हैं, फॉल करते हैं और हीट होते हैं और दोबारा राइज करते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग, इंडिपेंडेंट है, खुद से चल रहा है। सेल्फ सस्टेनिंग कन्वेक्टिव करंट्स विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, which will then produce the magnetic field of the earth. This process is known as
दिस फिनोमिना इज नोन एज जियो डायनमो। ठीक है, समझ में आ गया। आई रब ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स बिकॉज अब हमने अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने क्रिएट कर लिया है। इस नेम को अगर भूल गए हो तो एक बार दोबारा लर्न कर लो। ही वॉज विलियम गिलबर्ट हु स्टार्टेड दी स्टडीज अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। अर्थ के अंदर से वो फील्ड एक्सटेंड करती है, ठीक है, और बाहर की तरफ आती है अर्थ के। इट इज कमिंग आउटसाइड द अर्थ इनटू द स्पेस। ठीक है, और अब ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना भाई, जैसे हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में दिस इज द, ये मान लो दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ऐसे करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, किसकी, एटमॉस्फेयर की, ऐसे करके ये हमने एटमॉस्फेयर वाले में है। ठीक है, तो ये तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होगी। ऐसे ही हमारी अर्थ के बाहर क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी, दिस विल क्रिएट द मैग्नेटोस्फेयर, दिस विल क्रिएट द मैग्नेटोस्फेयर। इस इमेज को ध्यान से देखो। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखो कि ये जो क्रिएट हो रखा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे करके दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर, और दीज आर द सोलर विंड्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स which are coming at very 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 high speed from the sun। सोलर विंड्स के थ्रू ये पार्टिकल्स ऐसे आते हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑल दी सोलर विंड्स एंड पार्टिकल्स। नहीं तो ये अर्थ के यहाँ पर प्रेजेंट सारी सैटेलाइट्स को दे कैन इजीली डिस्ट्रॉय दीज सैटेलाइट्स, बट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन सब से हमको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, इट डिफ्लेक्ट्स, इट डिफ्लेक्ट्स, इट डिफ्लेक्ट्स, ठीक है, द हार्मफुल सोलर विंड। सोलर विंड्स आर हार्मफुल, वेरी वेरी चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन। ठीक है, सन के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स। अगेन कॉस्मिक रेज, जो सन से जो कॉस्मिक रेज निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, तो अलग अलग जो रेज निकलती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, उन सब को क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। तो यहां पर अभी आपकी स्क्रीन पे जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, ओवर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां तक क्लियर है, इंक्लूडिंग द डायग्राम, यस और नो? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है, देख लो एक बार। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये वर्ड क्या है, जियो डायनेमो का कॉन्सेप्ट, इट वॉज गिवन बाय वोल्टर एल्ससर। ठीक है, यू विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम। सो ही इज द पर्सन बिहाइंड द थ्योरी ऑफ जियो डायनेमो और द डायनेमो थ्योरी, वोल्टर एल्ससर। फाइन, ओके, विलियम गिलबर्ट वॉज द पर्सन हु वॉज स्टडिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग बैक। फाइन, अब दूसरी चीज सुनो, ये जो मोल्टन मैग्मा है ना, ये अर्थ के अंदर, आई यूज रेड, ठीक है, मोल्टन मैग्मा है क्योंकि ये मोल्टन मैग्मा ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इट इज रोटेटिंग एज वेल। ठीक है, तो अर्थ का जो ये है ना, ऐसे है, ये जो मैग्नेट है, अभी बताया था, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। ठीक है, आफ्टर समवेयर अराउंड 450,000 ईयर्स, 450,000 ईयर्स के टाइम पीरियड में ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ये हो जाएगा रिवर्स। ये हो जाएगा क्या, रिवर्स। तो तब क्या होगा, तब यहां पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल आएगा और ये बन जाएगा साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, तब ये थोड़ा सा मैच हो जाएगा हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के साथ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल के साथ। ठीक है, अर्थ की इस ये जो अर्थ की जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, ये चेंज होने लग रही है। दिस इज नोन एज जियो मैग्नेटिक रिवर्सल, कि अर्थ की जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है वो रिवर्स होने लग रही है। इसमें क्या होगा, देयर इज चेंज इन द अर्थ्स डायपोल मैग्नेटिक फील्ड। डायपोल है ना, दो पोल का मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, दो का ही होता है हमेशा, नहीं हमेशा दो का नहीं होता, देयर आर थिंग्स नोन एज मोनोपोल एज वेल। ठीक है, चलो नहीं करते डिस्कस, ओके, मान ली तुम्हारी। चलो बाकी तो करते हैं जो लिखा हुआ है।
पीरियड ऑफ नॉर्मल पोलैरिटी एंड द रिवर्स पोलैरिटी। अब मेरी बात और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना। आज की डेट में जो चल रहा है साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल, कौन सा? मैग्नेटिक। इस चीज़ को हम, ये क्योंकि अभी होने लग रही है चीज़, इस चीज़ को हम नॉर्मल पोलैरिटी बोलते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द नॉर्मल पोलैरिटी। एंड 450,000 ईयर्स में जब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये डायपोल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मल पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी के पीरियड को वी कॉल इट द क्रोन्स। ठीक है, तो अभी विच क्रोन इज रनिंग? इट इज द नॉर्मल पोलैरिटी। ठीक है, साउथ एंड द नॉर्थ। लास्ट रिवर्सल कब हुआ था? ठीक है, लास्ट रिवर्सल हुआ था somewhere around 780,000 years before. That reversal was known as the Bruns-Matuyama reversal. ठीक है, तो ये वैसे एक बार इसको रीड कर लिया तो इतना स्पेसिफिक सा नाम है, इतनी स्पेसिफिक सी चीज़ है, एक ही बार में लर्न हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, हम उसको बड़ा इजी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट रिवर्सल कब हुआ था? आखिरी बार जो ये डाइपोल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे थे, ये चेंज हुए व्हेन द ब्रुन्स माटियामा रिवर्सल समवेयर अराउंड 780,000 ईयर्स बिफोर। ठीक है, ओके, ये हमने बात कर ली जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की, हमने बात कर ली जियो डायनामो की। दी मैग्नेटोस्फेयर हमारी फॉर्म हो चुकी है, मैग्नेटोस्फेयर एंड जियोमैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटोस्फेयर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज दिस इज व्हाट आवर टॉपिक इज। ठीक है, एंड आई विल आस्क यू टू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को देखो। नाउ यू विल सी सम नेम्स ओवर हियर। ठीक है, यहां से देखो भाई, सोलर विंड आ रही है, ये क्या है? दिस इज दिस सोलर विंड। ठीक है, नंबर वन थिंग, इमेजिन करते रहना, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना। ये हमारी, दिस इज दी, हम, दिस इज आर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये सारे के सारे, गॉट इट? तो जब ये सोलर विंड बिल्कुल फास्ट स्पीड से, बिल्कुल फास्ट पार्टिकल्स आके जब पहली बार इस मैग्नेटिक फील्ड के हिट करेंगे तो एकदम से देयर विल बी अ शॉक कंडीशन। हालांकि डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बट देयर विल बी अ शॉक कंडीशन। इसलिए इस एरिया में दिस इज नोन एज द एरिया ऑफ बो शॉक। इसको क्या बोलते हैं? बो शॉक। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? जब सोलर विंड्स, ठीक है, ये वाला वो एरिया है जहां पर सोलर विंड्स सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम इट इंटरेक्ट्स विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो एकदम से शॉक टाइप जो ऐसे होता है, एकदम से कोलिजन टाइप का, तो दिस इज द एरिया ऑफ द बो शॉक। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो लास्ट बाउंड्री है, ठीक है, उसकी जो ये लास्ट बाउंड्री विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, ठीक है, तो अर्थ की पहले मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उस फील्ड की एक क्या आएगी? देयर विल बी बाउंड्री। ठीक है, एंड इस बाउंड्री को हम बोलते हैं मैग्नेटोपोज। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मैग्नेटोपोज। ठीक है, दिस लेयर इज नोन एज मैग्नेटोपोज। तो मैग्नेटोपोज का क्या है? जहां पर अर्थ की मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है, एंड होती है, दैट बाउंड्री इज नोन एज मैग्नेटोपोज। ठीक है, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ बो शॉक, जहां पर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड करने लग रहे हैं। ठीक है, अब ये कोलाइड हो गए। जब ये पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो मैग्नेटोस्फेयर से, ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद ये थोड़े से स्लो डाउन होंगे इस एरिया में। दे विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द कोलिजन, टकराने के बाद। ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज मैग्नेटोशीथ। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मैग्नेटोशीथ। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स आर गिवन ओवर हेयर। दिस इज द मैग्नेटोशीथ एरिया, ये वाला, दिस इज द मैग्नेटोशीथ, दिस इज द बो शॉक। तो सबसे पहले क्या आएगा? बो शॉक, फिर क्या आएगा?
मैग्नेटोशीथ, फिर क्या आएगा, मैग्नेटोपोज, ठीक है, एंड आफ्टर दैट द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है, इट विल कम लाइक दिस। गॉट इट, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये जब ये पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, समझ गए। बट ये जो अर्थ की, ठीक है, मैं इसको यहां पर शो कर दूं आपको, कैन यू सी इन दिस, ठीक है, इसमें देख सकते हो। पहले मैं अर्थ की इसको ड्रॉ करता हूं, मैग्नेटोस्फेयर को, ये ऐसे है, ठीक है, एंड इट इज लाइक दिस। तो यहां पर ये थोड़ा सा कस्प वाला जो एरिया है, ठीक है, ये देख रहे हो, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो इस एरिया से कुछ पार्टिकल्स एंटर ले जाते हैं इन दी अर्थ, ठीक है, यहां से कुछ पार्टिकल्स ऐसे अंदर की तरफ चले जाते हैं टुवर्ड्स दी अर्थ। जाएंगे कहां पर, एरियाज कौन से हैं, दीज आर दी एरियाज ऑफ नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल। तो सम पार्टिकल्स, ठीक है, यहां पर जो ये पोलर एरियाज में जो ये कस्प ऐसे करके फॉर्म है, इस फनल के अंदर एंटर करते हैं एंड दे रीच दी अर्थ्स एटमोसफेयर, दे रीच दी अर्थ्स एटमोसफेयर, एंड स्पेसिफिकली कौन सी लेयर्स में, द एक्सोस्फेयर विच इज द टॉप लेयर एंड द थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब उस थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट है क्या, आइनोस्फेयर, व्हाट इज प्रेजेंट ओवर देयर, आइनोस्फेयर, द आयंस आर देयर, ठीक है। और जब ये सोलर विंड के पार्टिकल्स उन आइनोस्फेयर के आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब हमको क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू वी सी द ऑरोरा बोरियलिस एंड द ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, दीज आर दी नदर्न लाइट्स, ठीक है, नॉर्थ पोल के रीजन में, एंड दीज आर दी सदर्न लाइट्स, ठीक है। तो ऑरोरा बोरियलिस इज सीन इन द रीजन ऑफ आर्कटिक, वो ग्रीन ब्लू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो लाइट होती है, दैट इज आर्कटिक रीजन में, एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस इज इन द एंटार्क्टिक रीजन। समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है, ओके। सो ये पार्टिकल्स कहां से एंटर हो रहे हैं, इस कस्प वाले एरिया से, ये भी थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, ओके, वेरी गुड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस वैन एलन बेल्ट और द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं, और इसके साथ साथ ना हम एक और चीज को देखेंगे विच इज प्लाज्मा स्फीयर, ठीक है। हम किस चीज को देखेंगे, प्लाज्मा स्फीयर को, और इन दोनों चीजों को एक साथ स्टडी करना, ठीक है। जैसे यहां पर हेयर इट इज गिवन द प्लाज्मा स्फीयर, ठीक है, एंड आई हैव शोन यू दीज ग्रीन बेल्ट्स, ठीक है, ऐसे करके ग्रीन बेल्ट्स ऐसे शो कर रखी है, दिस इज द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। अब वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में क्या होगा, देयर विल बी टू बेल्ट्स, वन विल बी द आउटर बेल्ट एंड सेकेंड वन विल बी द इनर बेल्ट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर कि यहां से जब ये ऐसे पार्टिकल्स आए ना, सोलर विंड से जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स आए, सम वर ब्लॉक्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सम गॉट डिफ्लेक्टेड, कुछ इस एरिया में ना ट्रैप हो जाते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सोलर विंड इस एरिया में ऐसे ट्रैप्ड हो जाएंगे, ठीक है, इन बिटवीन दिस मैग्नेटिक, ठीक है, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये ट्रैप्ड हो गए। नाउ अब ये ट्रैप्ड हो चुके, ठीक है, दीज ट्रैप्ड पार्टिकल्स, और जो ये यहां पर ये ऐसे पूरी की पूरी ऐसे बेल्ट क्रिएट करेंगे, दिस इज नोन एज द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। सिंपल है ना, इट इज अ जोन ऑफ एनर्जेटिकली चार्ज पार्टिकल्स trapped by the Earth's magnetic field. This field was talked about by James Van Allen in 1958. ठीक है, नंबर वन थिंग। अब यहीं पर, ठीक है, एक उसकी इनर बेल्ट हो जाएगी वैन एलन की, एक उसकी आउटर बेल्ट हो जाएगी, देयर आर टू बेल्ट्स, ठीक है, और यहीं पर लोकेटेड है प्लाज्मा स्फीयर, ठीक है, कि जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको हाईली आयनाइज्ड पार्टिकल्स, गैस के हाईली आयनाइज्ड पार्टिकल्स वो क्रिएट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, उस गैस को हाईली आयनाइज्ड कर दो, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट प्लाज्मा, ठीक है। नॉट टू गो इनटू द केमिस्ट्री ऑफ व्हाट प्लाज्मा इज, हाउ इट इज, ठीक है, बस ये थोड़ा सा ये समझो, थोड़े से कूलर से पार्टिकल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू द highly electrical charged particles of the Van Allen radiation belt, and these particles they are found over here only,
सो हमारे पास इस प्लाज्मा स्फीयर में देयर विल बी कूलर, ठीक है, नंबर 1 देयर विल बी कूलर प्लाज्मा आयनाइज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, देयर विल बी कूलर डेंस प्लाज्मा आयनाइज्ड पार्टिकल्स विल बी देयर, ठीक है, कि जो हमारी जो आयनोस्फीयर है ना, वहाँ पर गैसेज प्रेजेंट है, देयर आर सम गैसेज आयंस विच आर प्रेजेंट, ठीक है, वहाँ से वो जो गैसेज हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट प्लाज्मा, दे एस्केप इनटू द स्पेस, ठीक है, एंड तब जाकर ये प्लाज्मा स्फीयर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के यहीं पर, ठीक है, अर्थ के साथ साथ फिर ये रोटेट करती है, एंड ड्यूरिंग दी स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स ये थोड़ी सी इट गेट्स अ लिटिल बिट डैमेज्ड एज वेल, ठीक है, ये थोड़ी सी डैमेज भी हो जाती है ड्यूरिंग द जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स में, जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स में, ठीक है, थोड़ी सी इरोड अवे हो जाती है, एंड फाइनली फिर विद टाइम थोड़ा थोड़ा वापस से रीफिल होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्लाज्मा स्फीयर। जितने भी टर्म्स मैंने जो भी यूज करे, ट्राई टू कीप इन योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज ऑन द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग, विच इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है भाई ये यहाँ तक, ठीक है, सारा का सारा। ये लास्ट वाला पार्ट हमने कर ही लिया, ऑरोरा बोरियलिस द नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस द सदर्न लाइट्स, ठीक है। अब इसको रीड करोगे यू विल फाइंड द सेम थिंग ओनली। एक बार रीड भी कर लेते हैं, इट इज द लास्ट पार्ट। एनहांस्ड स्पीड ऑफ सोलर विंड्स, द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो मैग्नेटोस्फीयर है, ठीक है, पूरी की पूरी जो मैग्नेटोस्फीयर है उसमें एनहांस्ड स्पीड ऑफ सोलर विंड्स की वजह से देर आर सम डिस्टर्बेंसेस विच आर कोज्ड, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो ये डिस्टर्बेंसेस कोज करते हैं कहाँ पर, मैग्नेटोस्फीयर्स में, सम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस द अपर एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है कि जो सोलर विंड्स की जो पहली बात तो वो काफ़ी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है सोलर विंड्स की, ठीक है। सेकंड, ये सोलर विंड्स क्या करती हैं, दे कोज द डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। कहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, इन दी मैग्नेटोस्फीयर। वहाँ से कुछ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे एस्केप इनटू द अपर एटमॉस्फेयर वाले रीजन में चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, दे एस्केप इनटू द रीजन ऑफ अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, वहाँ पर आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, ठीक है। तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर हैपनिंग, जो गैसेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नेटोस्फेयर के वहाँ से, ठीक है, फ्रॉम द सोलर विंड्स जो आए हैं वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एंड दे एमिट द लाइट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एंड दीज लाइट्स आर नोन एज द ऑरोरा बोरियलिस एंड द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। this is the part which is related with what, the earth's magnetic field, ठीक है। तो I think you can handle every question that will be related with the earth's magnetic field। इससे पहले हमने बात की किसकी, the eclipse, तो that is very much clear to you, ठीक है। we also talked about the Milankovitch cycle, ठीक है, pole star, earth's obliquity, the equinox and the solstice which is related to the earth's major movement, the revolution, ठीक है, उसके बारे में we have talked about, ठीक है। we have also discussed the rotation of the earth in great detail, we talked about the prograde and the retrograde motions, both rotation and revolution, sidereal time and the solar day के बारे में बात कर लिया, both of the earth and the moon as well, ठीक है। डे लाइट सेविंग टाइम पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया कि कैसे वो होता है। बाकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन्स, वी हैव टेकन सफिशिएंट नोट ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स एज वेल, ठीक है, ऑल द पॉइंटर्स दैट वी कुड गेट। स्टार्टिंग में हमने बात की थी द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एंड द फर्स्ट पार्ट विच वॉज द ग्लोब, ठीक है। So we have talked about all these pointers and which gives us the final closure regarding the chapter, the Earth's movement, second, the Milankovitch cycle, and the third part, which is the Earth's magnetic field, ठीक है। Properly class को तुमने देखा होगा
I have a trust with that. ठीक है. सेकंड, नोट्स तुमने प्रॉपरली यू हैव यूज द लिंक. ठीक है. एंड अब इन नोट्स का प्रॉपर अच्छे से यूज करना. कोई वाटर मार्क नहीं है. ठीक है. कोई कहीं पर इनको ब्लॉक्ड नहीं किया गया है. तो ट्राई टू यूज देम वेरी वेल. ठीक है. इनको अच्छे से करना एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट दीज. ठीक है. एंड फाइनली दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन के बिना ये सब खत्म हो जाएगा. ठीक है. विदाउट रिवीजन देर विल बी नथिंग. ठीक है. सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस कोर्स तो प्लीज़ मेरी इन चीज़ पे हमेशा फोकस रखना. क्लास में 100% अटेंशन, नोट्स को अच्छे से रीड करना एंड रिवीजन को प्रॉपर रखना. ठीक है. विद दीज वर्ड्स आई विल टेक अ लीव. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर connecting with me. Take care and keep learning.